नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज दी वॉइस में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की महज 40 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु ने एक बार सबको फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या युवाओं में कार्डियक अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ओपी यादव, जो नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और चीफ कार्डियक सर्जन हैं। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर उदगीत धीर, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में सीटीवीएस यूनिट के डायरेक्टर और हेड है। स्वागत है डॉक्टर साहब आप दोनों का आवाज़ वॉइस में। और चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर ओपी यादव, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मामला 40 साल की उम्र में जो महज सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु का, उसको किस तरह से लेते हैं आप, जबकि आमतौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग काफ़ी फिट होते हैं, वो हेल्थ फूड खाते हैं, वो बाकायदा एक्सरसाइज भी करते हैं। वजह क्या इसे मानते हैं आप? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में स्पेसिफिकली हम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ के या दिल की नस की जो रुकावट होती है कोलेस्ट्रॉल जमने से, उन बीमारियों के लिए। तो कम से कम 10 से 12% मरीज कॉर्नियल आर्टरी डिजीज़ के 40 साल के कम की उम्र के हैं। ये एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम लोगों के इलाके में। तो कुछ हमारा ये जो नेचर है, जो ईश्वर ने हमें जीन्स दी हैं, वो हमें प्रीडिस्पोज करती हैं, और इसमें कुछ एलिमेंट नर्चर का आ जाता है, हमारी लाइफस्टाइल्स का, कि स्पेशली जो ये बिज वर्ड के लोग हैं, ये काफ़ी तनाव में रहते हैं, इनकी स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई है, हमें नज़र नहीं आती, हम इन्हें हंसता हुआ देखते हैं हरदम, लेकिन इनके अपने स्ट्रेसेस हैं, इनके टाइमिंग्स बड़े गलत हो जाते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाना, ये सारी एक्टिविटी जो लाइफस्टाइल रिलेटेड होती हैं, खान पीन और उनसे रिलेटेड जो होती हैं, वो उसको और ख़राब बना देती है। डॉक्टर धीर, आपसे जानना चाहेंगे कि हाल ही में एक अध्ययन भी आया था जिसमें कहा गया था कि पहले ये जो मामले हैं वो 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों में थे, लेकिन अब ये 35 से 40 वर्ष के लोगों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, जैसे यादव सर ने राइटली कहा कि हमारे साउथ ईस्ट एशिया में प्रोपेंसिटी है, कुछ हमारी जेनेटिक नेचर से, और लास्ट 10-15 सालों में हमने देखा है जिनके फादर्स को या मदर्स को हार्ट अटैक 50-55 की एज में हो रहा था, हम लोगों ने ये देखा है अब अपने पर्सनल क्लिनिकल एक्सपीरियंस से और सारे फेटर्निटी के हिसाब से 10 साल कम उम्र में जिसके फादर को अगर 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ है, तो उनका बच्चा हमारे पास 40 साल की उम्र में आ रहा है। मैं आपको ये बताता हूं, पिछले अपने कुछ पेशेंट्स का बताता हूं, पिछले 7 साल के अंदर मैंने देयर आर 5 फैमिलीज जिनके फादर को मैंने ऑपरेट करा था, उसके बाद उनके दोनों बेटों को विद इन 7 ईयर्स, आप देखिए फादर और बच्चों की एज में कितना डिफरेंस होगा, तो उनको भी मैं ऑपरेट कर चुका हूं। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, आज की डेट में मेरे पास 3 पेशेंट एडमिटेड हैं जिनकी उम्र 38 ईयर से ऊपर नहीं है, जिनका मैंने तीनों आर्टरी में इतनी मैसिव ब्लॉकेज है कि एक आर्टरी 100% बंद थी और हमें बाईपास सर्जरी करनी पड़ी। तो इसमें योगदान एक तो नेचर का है, दूसरा जेनेटिक्स का, थर्ड चीज हम एक दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो बिजनेस के हों, चाहे वो कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हों, सब लोग चाह रहे हैं कि ये लाइफ को 100 मीटर डैश की तरह जीतना है, क्रॉस कंट्री की तरह नहीं कि 100 मीटर हमें पूरे करने। उसमें हमें जगना भी पड़ता है, पीयर प्रेशर है कि साहब हमें ड्रिंक पार्टी में भी जाना है, स्मोकिंग भी करनी है, लाइफस्टाइल भी अपना, रात को 12 बजे जग रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के किसी काम पे जा रहे हैं, कंटिन्यूस एक मीटिंग का एक प्रेशर बना हुआ है कि हमें गोल सेट कर दिए हैं कि हमें साहब ये अटेन करना है। ये लाइफ नहीं है। दूसरा, खान पीन में हम साहब दाल रोटी चावल वाले लोग हैं, हम बर्गर पिज्जा और मुंह में ऐसे, मैं आपको बता रहा हूँ, यंग जनरेशन जितने मैं देखता हूँ सुबह फोन पे लगे हुए होते हैं, हाथ में सैंडविच पकड़ा होता है, ऐसे नाश्ता कर रहे हैं। ये लाइफ नहीं है। ये हमें इस पथ पे और अग्रसर करेगी कि हमारी जो बीमारी की तीव्रता है, जो एक पेस पे जो पहले 1x पे चल रही थी, वो 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें कहीं रेस्ट तो है ही नहीं।
तो ये एक कंबाइंड, जैसे सर ने कहा कि इनके बिजनेस पे इनके ऊपर अलग प्रेशर्स होते हैं, ऐसे ही हर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप इवन बैठे हैं, रात को आपको कोई कवरेज लेना है, तो वो वहां पे रिपोर्टर वो बैठा हुआ है, वो उसके ऊपर भी एक प्रेशर है। इस प्रेशर को हमें प्रेशर कुकर नहीं बनाना है, इसकी सीटी हमें निकालनी पड़ेगी, हमें इस प्रेशर को कम करना पड़ेगा, इस तनाव को कम करना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी पे थोड़ा सा कंट्रोल पा सकते हैं। अदरवाइज ये एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रेट पे बढ़ते जाएंगे। जी, डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें कोविड का कितना रोल है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला कोविड से रिकवरी हुई थी, उसके बाद फिर उन्होंने जिम जाना शुरू किया था और फिर जो है इस तरह की बात हुई। तो ज़्यादातर मामलों में देखा जा रहा है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है तो पोस्ट कोविड ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम बढ़ा है, हार्ट के दिक्कतें बढ़ी हैं, तो उनके लिए क्या सलाह है? क्या ये समस्या उससे संबंधित है? और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि चूंकि लोग इस समय घर पर बैठकर काम कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग, तो उनका बाहर जाना नहीं हो रहा, एक्सरसाइज नहीं हो रही, वॉक नहीं हो रही, तो इस वजह से भी जो है वो उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। देखिए, पहला सवाल कोविड से रिलेटेड है कि नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे ज़रूरी कोविड से रिलेटेड है। कई कारण हैं। कोविड से हम जानते हैं कि जो ब्लड की विस्कोसिटी और उसके खून जमने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन यानी खून का थक्का जमना, ये इंसिडेंस बढ़ जाता है, और अगर दिल की नस में खून का थक्का जम जाता है तो वो बिल्कुल हार्ट अटैक बना सकता है। दूसरा रीज़न है कि कोविड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन, अगर किसी कोलेस्ट्रॉल जमे हुई नस है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो जो वो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है जिसे हम प्लाक कहते हैं, वो सडनली रप्चर हो सकता है, और जो नस पहले 10, 20, 30% बंद थी और मरीज को मालूम नहीं था कि उसकी नस में कुछ रुकावट है, जब वो रप्चर हो जाता है, क्लॉट, तो वो 100% हो जाती है और उससे हार्ट अटैक इमीडिएटली हो सकता है। तो बिल्कुल। और तीसरा, हार्ट की जो रिदम्स हैं वो भी एबनॉर्मल हो सकती हैं। हार्ट 250-300 की रफ्तार से सडनली चलने लग जाए और एक तरीके से कार्डियक अरेस्ट की स्थिति प्रोड्यूस कर दे, तो कई तरीकों से कोविड या कोरोना हमारे हार्ट को लाइफ थ्रेटनिंग कारण दे सकता है। दूसरा कि हम घर में बैठे हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो उस स्थिति में ये है कि हमें बेसिक लाइफ़स्टाइल के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम खाली बैठे हुए जो बिंज ईटिंग करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। घर के अंदर ही जितना हो सके हम एक्सरसाइज़ लेवल को बढ़ाएँ। कम से कम योगा तो करें, जो एक स्टेशनरी होता है, कपालभाति, अनुलोम-विलोम और उस टाइप की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो करें। और जो मरीज़ हैं, जो कोई दवाई खाते हैं, तो प्लीज़ उनको किसी भी कारण से दवाई को ना छोड़ें। ये बहुत ज़रूरी है। एक शुरू में एक अफ़वाह फैली थी कि एस इन्हिबिटर ग्रुप की दवाइयों से आपको कोरोना ज़्यादा हो जाएगा। लोगों का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, तो उससे बहुत नुकसान होता है। तो और लास्टली मैं ये बोलूँगा, अगर आपको कोई भी सिम्पटम है, प्लीज़ उसको खुद डायग्नोज़ मत करिए, ये गैस है, एसिडिटी है, अपने डॉक्टर का संपर्क करिए, या तो उससे ऑनलाइन कंसल्ट कीजिए या आप अस्पतालों में विज़िट करिए। हम लोग काफ़ी प्रिकॉशन लेते हैं और हॉस्पिटल को विज़िट करना भी सेफ। कोविड के मरीजों के लिए क्या सलाह है? क्या वो जिम जा सकते हैं? क्योंकि अभी इस तरह के अब मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि वो जिम गए और इस वजह से ये शुरू हुआ, तो इस वजह से ही जो है उनके जो क्लॉटिंग थी वो उसकी वजह से दिक्कत आई, तो इसे लेकर आपका क्या मैसेज है? देखिए, जिम का, अगर आप प्रोफ़ेशनल एथलीट हैं और बहुत हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग में जा रहे हैं ओलंपिक्स के लिए, नेशनल्स के लिए, तो ज़रूरी है कि आप क्लियरेंस लीजिए। लेकिन एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए, अगर आप होम ट्रीटमेंट में ठीक हो गए हैं और आपको कोई सिम्टम इस टाइम नहीं है, तो आपको किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। कोई लोगों ने ये एडवाइस दिया कि हमें इको करा लेना चाहिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। अगर आपकी अनइवेंटफुल रिकवरी थी,
आपने पहले कोविड में घर में ट्रीटमेंट लिया था, आप ठीक हो गए हैं और आज की तारीख में आपकी कोई पैल्पिटेशन नहीं है, आपको कोई छाती में भारीपन या दर्द नहीं है, अनअकस्टम्ड ब्रेथलेसनेस नहीं है, कि जो डिस्टेंस आप पहले चलते थे उतने डिस्टेंस में आपकी सांस फूले, तब ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अदरवाइज आप ग्रेजुअली एक्टिविटी को रिज्यूम करिए, सडनली मत करिए, उसको ग्रेजुअली बढ़ाइए। कोई सिम्टम हो तो डॉक्टर को रिपोर्ट करिए, नहीं तो आप फुल एक्टिविटीज में चले जाइए। प्रोफेशनल एथलीट्स जरूर क्लियरेंस ले। जी, डॉक्टर धीर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से एथलीट्स में ऐसा देखा गया है कि अचानक से जो है उन्हें सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ है, एथलीट्स में देखा गया है, या कुछ ऐसे लोगों को भी देखा गया है जो कि पहले लगातार जो वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने शुरू किया और दौड़ना भागना और फिर उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो ये क्यों होता है? देखिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। अभी ऑफ लेट ही हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि फुटबॉल ग्राउंड पे एक प्लेयर, बहुत बढ़िया इटालियन प्लेयर, वो कोलैप्स कर गया था। तो ये एक जेनेटिक एंटिटी होती है जिसे हम हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। इसमें हार्ट के मसल ग्रो कर जाते हैं और जब ये एथलीट्स होते हैं इनके हार्ट के मसल्स और थोड़े से एक्टिव होते हैं बिकॉज दे आर एथलीट्स। तो उसमें कभी कभी हमारा सडन फ्लो जो है ब्लड सप्लाई का वो कम हो जाता है, क्योंकि मसल इतने स्ट्रांगली अपोज कर देते हैं कि ब्लड सप्लाई रोक देते हैं। आगे मेन धमनी से ब्लड सप्लाई आगे नहीं जा पाती और हार्ट को भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन कॉज है सडन कार्डियक डेथ। दूसरा, हमारे हार्ट के 3 सिस्टम होते हैं, ब्लड सप्लाई सिस्टम, मसल सिस्टम और करंट सिस्टम। कुछ हमारे करंट सिस्टम की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, वो भी हमारे फैमिलियल होती हैं। उसमें क्या होता है, सडन एक्टिविटी या कोई इंसाइटिंग फोकस, कुछ भी हो सकता है, सडन गुस्सा आना, बहुत एकदम स्प्रिंट मारना, या उसकी वजह से वो करंट में शॉर्ट सर्किट आ जाता है, तो वो हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है और ये सडन कार्डियक डेथ के अंदर फॉर्म कर जाती है। तो ऐसी चीजें यूजुअली फैमिलियल फॉर्म में होती हैं। जितने ट्रेंड एथलीट्स होते हैं यूजुअली उनकी स्क्रीनिंग होके रहती है, बट उसके बावजूद भी ये नेचर है। हम 100% किसी का स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसा नहीं कर सकते, बट फिर भी कुछ टेल साइंस हमें मिल जाते हैं, तो उसको अगर हम प्रिवेंशन करें तो ये सडन कार्डियक डेथ को रोक देते हैं, जिनके लिए हम टेम्परेरी कभी पेसमेकर लगा लेते हैं या इनको कुछ प्रोटेक्टिव मेडिसिन पे डाल लेते हैं। बट मेन चीज क्या है, स्क्रीनिंग। जैसे सर ने कहा कि हमें जिनको पहले सिम्टम्स नहीं थे उनको स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, बट ट्रेन्ड एथलीट्स जिनको ऐसे एक्सटेंसिव रनिंग करनी है, जो मैराथन रनर्स होते हैं, जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग वाजिब है, जरूरी है कि हमें एक ऐसी फौज तैयार करनी है जिनको ये जो एक रिस्क है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं वो अनदेखा ना रह जाए और वो स्क्रीनिंग से पकड़ा जाएगा। दूसरा, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो सर ने कहा कि कोविड के पेशेंट्स, मैं कोविड के पेशेंट्स को जितने भी रिकवर हुए जिनका सीटी स्कोर कम था 8 या 10 से, उनका सीटी स्कोर कम था, उनकी सैचुरेशन 95-96 से नीचे नहीं ड्रॉप करी, ऐसे पेशेंट्स को हमें कोई स्क्रीनिंग कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका सीटी स्कोर 12 तक गया था, ऐसे पेशेंट्स को हम ये कहते हैं जैसे बच्चा बेबी स्टेप्स लेता है, जैसे वो पहले 5 किलोमीटर दौड़ते थे, ग्रेजुअली 6 हफ्ते में पहले 1 किलोमीटर दौड़ें, फिर ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे रिगेन करें। तो ऐसे में रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर वो धीरे धीरे उस एक्सरसाइज की क्षमता को अपने बढ़ाएंगे, 6 हफ्ते में अपने पुराने टारगेट पे आ जाएं, ऐसे में उनका रिस्क बिकॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ और वो बहुत कम हो जाएगा और उनको किसी डॉक्टर से परामर्श करने की भी जरूरत नहीं है। जी, डॉक्टर यादव आपसे जानना चाहेंगे कि सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों में क्या फर्क है? दोनों अलग अलग वजहों से होते हैं, ये अगर आप सरल भाषा में समझा सके हमारे दर्शकों को। देखिए, ये दोनों एकदम अलग चीज है। हार्ट अटैक जब बनता है जब हार्ट की ब्लड सप्लाई किसी कारण से रुक जाती है, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो मरने लग जाती हैं, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में नेक्रोसिस कहते हैं। तो उसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। एक तंदुरुस्त बैठा हुआ आदमी का हार्ट अटैक चल रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता कई बार कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, स्पेशली डायबिटिक मरीज होते हैं। तो वो हार्ट अटैक एक
प्रोसेस है जिसमें खून की दौरा रुक गया है उस नस का, उस छोटे हार्ट के एरिया का, और उसकी मसल्स की डेथ हो रही है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अरेस्ट एक दूसरी चीज है जिसमें कि हार्ट चलना बंद कर देता है। दो तरीके के होते हैं हार्ट अरेस्ट भी। एक होता है कि हार्ट बिल्कुल चलना बंद कर देता है, यानी वो एकदम लिम्प पड़ा हुआ है, वो हिलता ही नहीं है हार्ट, उसे हम एसिस्टली बोलते हैं। और दूसरे तरीके का कार्डियक अरेस्ट होता है, जैसे हमारी कई बार आंख फड़क जाती है, कई बार हमारी मांसपेशियां फड़कने लग जाती हैं, तो ऐसे ही हमारा हार्ट का जो पंपिंग चेंबर है वो फड़कने लग जाता है, और जब वो फड़कने लग जाता है वो हार्ट से ब्लड को पंप नहीं करता है बॉडी को। हार्ट जिंदा है, हार्ट की मसल्स मरी नहीं है, लेकिन वो हार्ट जब 300 400 500 बीट्स पर मिनट के हार्ट से रफ्तार से चलने लगेगा, तो ना उसके अंदर खून आ पा रहा है और ना वो खून आगे दे पा रहा है। तो कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से भी बन सकता है और कई और कारणों से भी बन सकता है, पॉइजनिंग से बन सकता है, किसी भी कारण से बन सकता है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। इनसे बचाव कैसे हो सकता है? तुरंत लक्षण देखकर क्या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके भीतर यदि हम मरीज को वो इलाज दें तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है? क्योंकि आज लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है। डॉक्टर धीर साहब बताना चाहेंगे? या सर जैसे आप स्टार्ट करें, मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा, देखिए, इसमें लक्षण इसके बहुत सिंपल हैं। कोई भी इंसान अपनी सुध खो बैठे, यानी अचानक आंख बंद हो गई, वो पीछे कोलैप्स कर गए हैं, या कॉन्शियसनेस खो बैठे, तो हमें इमीडिएट देखना चाहिए कि उनकी नब्ज़ चल रही है कि नहीं। नब्ज़, हम डॉक्टर लोग तो गर्दन की नब्ज़ जो हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं उसको फील करते हैं। कोई दूसरा आदमी है वो कैरोटिड ना फील करे तो हाथ की नब्ज़ को फील कर सकता है। और तीसरा देखिए कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। ये 3 चीज़ें मोटी-मोटी एक इंसान जो इस जो डॉक्टर नहीं है, उसे कहीं रोड पे जो हम कहते हैं, कोई नज़र आ जाए इंसान कि जो कोलैप्स कर गया है, सुध खो बैठा है, उसकी साँस नहीं आ रही है और उसकी नब्ज़ फ़ील नहीं हो रही है, तो उसको हमें कार्डियक अरेस्ट मान के चलना चाहिए। अब वो कार्डियक अरेस्ट एसिस्टली वाला, यानी बिल्कुल हार्ट लिम्प पड़ा हुआ है, या वीएफ वाला जिसमें हार्ट फड़क रहा है, वो पता कोई डॉक्टर भी नहीं कर सकता जब तक हम ईसीजी ना करें। तो और उसका पता करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप रोड साइड पे हैं तो सीपीआर जो हम कहते हैं कि छाती पे आप हाथ रख के, वो मैं यहाँ नहीं समझा सकता, हार्ट की पंपिंग करनी चाहिए। और माउथ टू माउथ अगर हम दे सकते हैं तो रिससिटेशन देना चाहिए और इमीडिएट हेल्प मांगनी चाहिए कि कोई डॉक्टर या कोई इमरजेंसी आपके पास पहुंच सके। और अगर कोई डॉक्टर या कोई ऐसा आदमी है और आप ऐसी जगह हैं जैसे एयरपोर्ट पे, तो एक रेड बॉक्स होता है जो डिफिब्रिलेटर बॉक्स के बोलते हैं। तो जब कभी ऐसे कोलैप्स स्टेट में हो, हमें इमीडिएट डिफिब्रिलेशन करना चाहिए। दोनों स्थिति में, अगर वो वीएफ में है तो मरीज उठ के बैठ जाएगा, और अगर एसिस्टली में है तब भी हमें डिफिब्रिलेट, उस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक डिफिब्रिलेट शॉक दे के हम सीपीआर मसाज करें, ये बहुत जरूरी। जी, डॉक्टर धीर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? देखिए सर ने बहुत बढ़िया बताया। ये रोड पे कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर जिसे हम कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस, इसके अंदर हम एबीसी प्रोटोकॉल करते हैं कि एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। एयरवे हमें सिक्योर करना है ताकि अगर कुछ खाना खाया हुआ है तो वो फेफड़ों में ना चला जाए। तो इसका फॉर्मूला हम ABC कहते हैं। एयरवे सिक्योर कर लो ताकि एयर के अंदर खाने का, क्योंकि सब एक साथ यहीं पे है, खाने वाले से फेफड़े में ना चला जाए। दूसरा ब्रीदिंग, सर ने कहा जैसे उसकी ब्रीदिंग स्टॉप हो गई तो उसके अंदर माउथ टू माउथ। और तीसरा सर्कुलेशन हम पंपिंग से मेंटेन करते हैं। तो ये ABC हमें फॉलो करना है अगर हमें रोड साइड कार्डियक अरेस्ट। दूसरा, जिसको अगर चेस्ट पेन जैसे हार्ट अटैक वाला पेशेंट है, तो हमारी क्लासिकल, हमारी कार्डियक की किताबों में भी ये लिखा है कि जिसको हार्ट अटैक हो रहा होता है, मोस्ट कॉमन ड्रग जो उसको दी जाती है वो एंटासिड दी जाती है। साहब गैस बन रही है, डकार से आ रहे हैं, अरे यार इनो ले लो और लिम्का में वो डाल लो। नो, द फर्स्ट ड्रग ऐसे में अगर किसी को हो रहा है तो हमें
एक ब्लड थिनर जिसे हम इकोस्प्रिन कहते हैं, इकोस्प्रिन और स्टैटिन, ये हैंडी होते हैं। बहुत लोग हमारे पेशेंट्स होते हैं आसपास जिसको सीवियर चेस्ट पेन की कंप्लेंट हो रही हो, स्वेटिंग हो रही हो, तो सबसे पहले आप सिर्फ इकोस्प्रिन और स्टैटिन दे दें। अगर वो इमीडिएटली आप दे देते हैं और तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाएं, ये मेडिसिन इनको उस अटैक से होने से, कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती हैं। सिर्फ यही मैं और ऐड करना चाहूँगा। जी, डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों ने शेयर की और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा और जिस तरह के मामले देखने को आ रहे हैं उनसे अगर कुछ लोगों की भी जान बचेगी तो शायद ये हमारा प्रयास जो है वो बहुत सार्थक होगा। डॉक्टर धीर, डॉक्टर यादव, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आवाज़ दी वॉइस पर आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।